नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट हैंड हाउस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन जनसत्ता एडिटोरियल से 160 शब्द प्रति मिनट की गति से रहेगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। आमतौर पर स्वाधीनता दिवस को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर बात करते हैं, मगर इस बार उन्होंने इस परंपरा को तोड़ते हुए देश के सामने कुछ ऐसी बड़ी चुनौतियों को रेखांकित किया जिसे लेकर विपक्ष की भ्रुकुटी कुछ तन गई है। उन्होंने देश के सामने दो बड़ी समस्याओं पर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद देश की तरक्की में सबसे बड़ी बाधा है। स्वाभाविक ही इससे लोगों का ध्यान कांग्रेस की तरफ गया, मगर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट करते हुए कहा कि जब मैं परिवारवाद की बात करता हूं तो लोग इसका अर्थ केवल राजनीति तक सीमित कर देते हैं, जबकि यह प्रवृत्ति देश की तमाम संस्थाओं में अपनी जड़ें जमा चुकी है। इसके चलते देश की प्रतिभाओं को नुकसान उठाना पड़ता है। प्रधानमंत्री के इस बयान का स्पष्ट संकेत है कि सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्ती जारी रखेगी। दूसरे, राजनीति में परिवारवाद की वजह से देश की तमाम संस्थाओं में जो यह प्रवृत्ति अपनी पैठ बनाए हुए है उसे समाप्त करने की कोशिशें होनी चाहिए, मगर यह कैसे होगा इसका नक्शा अभी स्पष्ट नहीं है। भ्रष्टाचार पर तो सरकार का प्रयास नजर आता है, मगर राजनीति और संस्थाओं में भाई भतीजावाद समाप्त करने के लिए वह क्या कदम उठाएगी देखने की बात है। राजनीति में परिवारवाद अब पुरानी प्रवृत्ति बन चुकी है। इससे निजात पाने की बातें तो लगभग हर दल करता है, मगर इस दिशा में व्यवहारिक कदम कोई नहीं उठाता। जब तक कोई राजनीतिक दल नया और सत्ता से बाहर रहता है तब तक कुछ हद तक इस प्रवृत्ति से बचा रहता है, मगर जनाधार बढ़ने और सत्ता में आने के साथ ही भाई भतीजावाद और परिवारवाद की बीमारी उसे भी घेरनी शुरू कर देती है। इस प्रवृत्ति की शुरुआत बेशक कांग्रेस में हुई थी, पर अब शायद ही कोई दल इससे अछूता है। कई क्षेत्रीय दलों में तो परिवारवाद इस कदर हावी है कि सारी पार्टी जैसे एक ही परिवार के लोग मिलकर चलाते हैं। हालांकि तर्क दिया जाता है कि जब डॉक्टर की संतान डॉक्टर, इंजीनियर की संतान इंजीनियर, व्यवसायी की संतान व्यवसायी हो सकती है, तो राजनेता की संतान को राजनीति में आने से क्यों रोका जाना चाहिए। मगर राजनीति और पेशे में फ़र्क करना होगा। राजनीति लोगों की सेवा के संकल्प के साथ शुरू की जाती है और लोगों की अपेक्षा भी यही रहती है कि उनका प्रतिनिधि उनके हक के लिए काम करे। मगर देखा जाता है कि बड़े नेताओं के बच्चे राजनीति में आकर पिता के रसूख से चुनाव जीतकर मंत्री पद तक पहुंच जाते हैं। राजनीति में पनपी इस प्रवृत्ति से दूसरी संस्थाएं भी अछूती नहीं रह पाती, क्योंकि आखिरकार उनका संचालन राजनीति यानी सरकार ही करती है। अनेक सरकारी संस्थानों, खेल संघों, आयोगों आदि में सत्ता पक्ष के लोगों की संतानों को का बीज देखा जा सकता है। बहुत सारे बड़े ठेके राजनेताओं की संततियों को मिल जाते हैं। वहीं परामर्श देने के नाम पर देशी विदेशी कंपनियों से शुल्क के रूप में रिश्वत लेकर उन्हें सरकारी योजनाओं में हिस्सेदार बनाते रहते हैं। इस तरह भ्रष्टाचार की परत दर परत बनती चली जाती है। अब भाजपा भी अपने को इस प्रवृत्ति से मुक्त होने का दावा नहीं कर सकती। इसलिए अगर सरकार सचमुच भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को खत्म करना चाहती है तो उसे इसे लेकर दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी। यह सरकार और रिजर्व बैंक के लिए राहत की बात है कि जुलाई में खुदरा महंगाई की दर में कमी दर्ज हुई। लगातार तीसरे महीने इसका रुख नीचे की तरफ बना हुआ है, तो इससे जाहिर है कि रिजर्व बैंक और सरकार के प्रयास कारगर साबित हो रहे हैं। जून में खुदरा महंगाई 7.01% पर थी, जो जुलाई में घटकर 6.71% पर पहुंच गई। हालांकि अब भी यह दर रिजर्व बैंक के 6% के लक्ष्य से अधिक है, पर राहत की बात है कि खाने पीने की चीज़ों के दाम घट रहे हैं। सब्जियों, खाद्य तेलों, मांस, मछली की कीमतों में कमी दर्ज हुई है। इसके पीछे बड़ी वजह वैश्विक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में आ रही कमी बताई जा रही है। विश्व बाजार में खुदरा वस्तुओं की कीमतें घटने से आयातित वस्तुओं के दाम भी कम हो रहे हैं। खुदरा महंगाई पर काबू पाने की मंशा से ही रिजर्व बैंक ने पिछले 3 बार से लगातार रेपो दरों में बढ़ोतरी की। इसके सकारात्मक नतीजों को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि रेपो दरों में मामूली बढ़ोतरी और की जा सकती है। हालांकि सरकार के सामने अब भी डीजल, पेट्रोल और बिजली की कीमतों पर लगाम लगाना मुश्किल बना हुआ है।
खुदरा महंगाई के वृक्ष थोक महंगाई पर अंकुश लगाना सरकार के लिए अभी चुनौती बना हुआ है। खुदरा महंगाई घटी है तो उसके साथ औद्योगिक उत्पादन भी नीचे गया है। जून में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक घटकर 12.3% रह गया, जबकि मई में 19.6% पर था। औद्योगिक उत्पादन घटने का अर्थ है थोक महंगाई का बढ़ना। खुदरा महंगाई की दर नीचे आने से लोगों को रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली चीज़ों पर कम खर्च करना पड़ेगा, पर इससे अर्थव्यवस्था की मजबूती का दावा नहीं किया जा सकता। औद्योगिक उत्पादन के मामले में अगर निराशाजनक प्रदर्शन बना रहेगा तो आर्थिक मुश्किलों का सामना करना कठिन बना रहेगा। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने का अर्थ है कि रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनकी क्रय क्षमता बेहतर होगी और इस तरह बाजार में रौनक लौटनी शुरू होगी। इसीलिए खुदरा महंगाई में आई इस कमी को लेकर बहुत भरोसे के साथ कोई दावा करना अभी मुश्किल है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि विश्व बाजार में जिस तरह वस्तुओं की कीमतें उतार पर है, उसे देखते हुए कच्चे तेल की कीमतों में भी कमी आएगी, मगर हर बार अनुमान सही साबित हो जरूरी नहीं। हमारी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से औद्योगिक उत्पादन पर निर्भर होती गई है, मगर पिछले कुछ सालों से भारी उद्योगों का प्रदर्शन बेहतर नहीं हो पा रहा। विदेशी निवेश आकर्षित नहीं हो पा रहा है। छोटे, मंझोले और सूक्ष्म उद्योगों को प्रोत्साहन देने की तमाम सिफारिशों के बावजूद उनकी स्थिति खराब होती गई है। निर्यात के मामले में लगातार निराशाजनक स्थिति बनी हुई है। जब तक वस्तुओं को बाजार नहीं मिलेगा, घरेलू और बाहर के बाजार में खरीदार नहीं मिलेंगे, तब तक उत्पादन की दर बढ़ना मुश्किल ही रहेगा। रोजगार के मोर्चे पर सरकार इसीलिए सफल नहीं हो पा रही कि औद्योगिक क्षेत्र में सुस्ती बनी हुई है। हालांकि खनन, बिजली उत्पादन जैसे कुछ क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, पर उनमें भी व्यवहारिक नीतियां न अपनाई जाने से कई तरह की अड़चनें पैदा हो रही है। ऐसे में महंगाई के मोर्चे पर सरकार को खुदरा और थोक के बीच संतुलन बनाने के प्रयास करने होंगे। राजनीति में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की बढ़ती पैठ को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जाती रही है। हर पार्टी जब सत्ता से बाहर होती है तो ऐसे तत्वों को सत्ता से बाहर करने का बढ़ चढ़कर दावा करती है, मगर हकीकत यह है कि हर चुनाव के बाद आपराधिक छवि के प्रतिनिधियों की संख्या कुछ बढ़ी हुई ही दर्ज होती है। अब तो इस बात का भी ख्याल नहीं रखा जाता कि जिन लोगों पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं उन्हें सरकार से दूर रखा जाए, उन्हें बेधड़क मंत्री तक बना दिया जाता है। इसका नतीजा यह हुआ है कि आपराधिक छवि के लोगों की राजनीति में पैठ लगातार बढ़ती गई है, बल्कि अब तो यह भी प्रवृत्ति देखी जा रही है कि अपराध की दुनिया से राजनीति में प्रवेश करने की कोशिशें खूब फलीभूत हो रही है, इसलिए कि हर राजनीतिक दल ऐसे लोगों को संरक्षण देता है। इसी का नतीजा है कि नोएडा में एक बदमाश किस्म का भाजपा कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े नेताओं के करीब पहुंचा और उसने अच्छी खासी हैसियत हासिल कर ली। उसे सरकार और प्रशासन के लोगों का लगातार संरक्षण मिलता रहा और उसका मनोबल इस कदर बढ़ता गया कि धौंस के बल पर उसे कुछ भी करने से गुरेज नहीं रहा। किसी भी देश का लोकतंत्र तभी मजबूत बना रह सकता है जब वहां होने वाले चुनाव निष्पक्ष व स्वतंत्र हो और राजनीतिक दलों की ओर से लोगों का मत हासिल करने के लिए लोभ लाभ का सहारा न लिया जाता हो। लेकिन हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले लोकसभा चुनाव हों या विधानसभा चुनाव, अमूमन सभी दलों की ओर से अपने उम्मीदवारों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं के सामने कई तरह के ऐसे दावे और वादे किए जाते हैं जो कभी पूरे नहीं होते। इस क्रम में पिछले कुछ समय से इस बात पर सवाल उठने लगे हैं कि चुनावों के दौरान अपने पक्ष में प्रचार करते हुए कई नेता जिस तरह आम लोगों को कोई सामान या सेवा मुफ्त मुहैया कराने का बढ़ चढ़कर वादा करते हैं, क्या वह एक तरह से लोभ या लाभ के बदले वोट पाने की कोशिश नहीं होती है? जबकि मतदाताओं का वोट पूरी तरह से सरकारों के कामकाज और जनता के पक्ष में उसके रवैये के आकलन और विवेक पर आधारित होना चाहिए, ताकि सभी स्तरों पर सत्ता से लेकर जमीनी स्तर तक लोकतांत्रिक अवधारणा को मजबूती मिले। इस मसले पर लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीति को लेकर फिक्रमंद लोगों और समूहों की ओर से लगातार चिंता
बताई जाती रही है और कई सवाल उठाए गए हैं। अच्छा यह है कि वोट के लिए मुफ्त चीज़ों या सेवाओं का सवाल अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दायरे में है। इससे संबंधित याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान मुफ्त के वादे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपना रुख स्पष्ट करने को कहा था। अब बुधवार को अदालत ने इस मामले में विशेषज्ञ समिति के गठन का संकेत दिया, जो चुनावों के मद्देनजर मुफ्त उपहार के संदर्भ में सुझाव पेश करे। हालांकि इस संबंध में अदालत की यह टिप्पणी अहम है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इस बारे में बात नहीं करती है, क्योंकि सभी जनता को मुफ्त उपहार का प्रस्ताव देना चाहते हैं। क्या यह एक तरह से मतदाताओं की राय या मत को कीमत देकर खरीदने लायक समझा जाना नहीं है? अगर चुनाव बाद कोई चीज़ या सेवा मुफ्त में लोगों को मुहैया कराई जाती है तो उस मद में होने वाले खर्च का बोझ आखिरकार किस पर पड़ता है? इस मसले पर केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने एक अहम पहलू का उल्लेख किया है कि लोक लुभावन मुफ्त उपहार बांटने का वादा या बांटा जाना मतदाताओं को प्रभावित करता है, और अगर इसे नियमों का दायरे में नहीं लाया गया तो इससे देश की आर्थिक स्थिति बदतर हो सकती है। स्टॉप। 160 शब्द प्रति मिनट की गति से थी ये डिक्टेशन। इसका बार बार लिख के अभ्यास कीजिए तथा ट्रांसक्राइब जरूर कीजिए, और जिन शब्दों की मिस्टेक्स हैं उन शब्दों की गलतियों को आप सुधारें प्रैक्टिस के द्वारा। धन्यवाद।